Hello everyone, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue our third chapter of class 12th biology, which is the human reproduction. So guys, basically I have already made two videos of this chapter, one of male reproductive system and the second one is of female reproductive system. So go and check out over the playlist on my channel. And today we are going to take up our third video of the chapter. So let's begin with today's video. So guys, topic that we are going to cover today is gametogenesis and related cycles. So basically, what is gametogenesis? Basically the process of formation of haploid gametes from the undifferentiated diploid germ cell in the gonads for sexual reproduction is referred as gametogenesis. It means अगर simple language में बात करें तो gamete है and genesis means in biological term to generate or to synthesize or to produce. Okay, so basically gametogenesis का मतलब है कि haploid germ cell का production होना gonads यानी कि sexually reproductive system में हमारा gonads होते हैं. सो बेसिकली हैप्लॉइड गैमीट का प्रोडक्शन होना गोनाड्स में किस लिए, फॉर व्हाट पर्पस, एक्चुअली फॉर द सेक्सुअल पर्पस. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. बेसिकली इट इज़ ऑफ टू टाइप, यानी कि दो तरीके का होता है. एक स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स विच विल बी ऑलवेज अकर्ड इन अ मेल, एंड द सेकेंड वन इज oogenesis. It means the production of ovum or egg or ova. So it is always occur in the females. So first we are going to discuss the spermatogenesis or the generation of sperms. So basically ये होता है spermatozoa, यानी कि sperms का scientific name है spermatozoa. सो बेसिकली स्पर्मेटोजोआ जो प्रोड्यूस होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं टेस्टिस में, एंड बेसिकली वो ओरिजिनेट होते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से. ठीक है, सो इसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. सो बेसिकली सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलें सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रीमोर्डियल सेल ऑफ जर्म्स, यानी कि जर्म सेल्स होती हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं स्पर्म्स. सो ये जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का जनरली प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे कुछ फेजेस डिफाइन किए गए हैं. सो बेसिकली फर्स्ट फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि जब स्पर्म जो होता है यानी कि जो जर्म सेल होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं टेस्टिस में उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. सो उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल. सो अगर इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन, सो जो न्यूली फॉर्म्ड स्पर्मेटोगोनियम होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होगा, उसका क्रोमोसोम नंबर सेम होगा. सो बेसिकली 46 क्रोमोसोम नंबर्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी स्पर्मेटोगोनिया में. यानी कि मैंने क्या बताया आपको कि जो फर्स्ट स्टेज होती है वो मल्टीप्लिकेशन स्टेज होती है, यानी कि इसमें जो जर्म सेल प्रेजेंट होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है टेस्टिस की, एंड बेसिकली उसको हम लोग स्पर्म मदर सेल बोलते हैं. एंड इसमें नंबर इंक्रीज होता है क्रोमोसोम का बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन. सो माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है ऑल ओवर द मल्टीप्लिकेशन पीरियड, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज में प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल में. ओके, नाउ सेकेंड फेज है हमारा ग्रोथ फेज. सो जिस फेज में बेसिकली हमारा स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है, उस फेज को हम लोग ग्रोथ
फेज कहते हैं। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें रैपिड सेल डिवीजन हुआ। सो जो न्यूली फॉर्म सेल्स थी वो डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व हो गई बेसिकली। सो इस प्रोसेस को हम लोग सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि जो भी न्यूली फॉर्म्ड सेल होगी अगर वो किसी दूसरे ऑर्गन या फिर किसी दूसरे एक पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसे हम सेल डिफरेंशिएटेड कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया में जो डिवीजन हुआ सेल्स का, सो इसमें सेल डिफरेंशिएशन हुआ जिसकी वजह से हमारा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हमारा थर्ड फेज आता है मैचुरेशन फेज, या फिर हम इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, सो जो भी हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस हुई हैं वो सबसे पहले मीटियोटिक डिवीजन के थ्रू पास होती हैं और फॉर्म करती हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं इसमें हमारे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है जो कि फिर से एक मियोटिक डिवीजन को क्रॉस करती हैं एंड जिससे का हमारा फॉर्मेशन होता है 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का। ओके, एक बार हम फिर से डिस्कस करें मैचुरेशन पीरियड को। सो बेसिकली यहाँ पर ये हमें बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं उनमें बेसिकली 2 मीटियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, पहले मीटियोटिक डिवीजन में हमारा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा जो कि हमारा 23 क्रोमोसोम नंबर को इन्वॉल्व करेंगी। फिर जो 2 हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ था उनमें फिर से हमारा माइटोटिक डिवीजन होगा जिसमें हमारा मिटियोटिक डिवीजन होगा बेसिकली, तो जिससे हमारा फिर 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मोजेनेसिस। ओके, सो ये 4 प्रोसेस अभी तक हमने 3 प्रोसेस डिस्कस किए फेजेस। अब हमारा 4th फेज आता है डिफरेंशिएशन फेज। सो जो भी हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, सो स्पर्म में एक हेड होता है प्रेजेंट जो कि होता है एस्टोराइल सेल से, और बेसिकली फिर फाइनली ये डिफरेंशिएशन फेज में हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर दी जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेशन। ओके, सो 2 प्रोसेस हैं बेसिकली सेल डिफरेंशिएशन में। पहला प्रोसेस ये है कि उसमें स्पर्म में एक हेड प्रेजेंट हो जाता है जो कि बना होता है स्टेरॉयल सेल से, और सेकंड थिंग है इसमें ये कि जो भी हमारा स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं वो अभी तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट थे नाउ, बट इन डिफरेंशिएशन फेज में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर दिए जाएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेशन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में 5 चीज़ें बताई हैं कि जो भी हमारा स्पर्म्स होते हैं उनका प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है जो कि ओरिजिनेट होते हैं हमारा प्रीमोर्डियल जर्म सेल से। और फिर मैंने आपको 4 फेजेस बताई हैं। पहले फेज थी मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी फेज थी ग्रोथ फेज, तीसरी फेज थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स दैट इज मैचुरेशन फेज, एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है, नाउ अब हमने स्पर्म्स की फॉर्मेशन की बात तो कर ली कि कैसे किस प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्मेशन होता है, बट इसमें कुछ हमारे हार्मोन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। बेसिकली हार्मोन्स एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन आता है वो होता है गैनडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH। ठीक है, ये हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस
से रिलीज़ होता है बेसिकली हमारे प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है कि ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, यानी कि बढ़ावा देता है, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और 2 तरीके के इम्पॉर्टेंट गैनटोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड सेकेंड वन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ठीक है। तो जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो लेडिक सेल्स में बेसिकली एक्ट करता है, जो कि इफेक्ट करता है सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स, ओके, और जिससे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टिमुलेट होता है। वहीं जो हमारा सेकेंड था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, उसका फंक्शन होता है कि वो एक्ट करता है एस्टेरॉयल सेल्स पे, और इसका फंक्शन होता है कि ये सिक्रीशन करता है कुछ हमारे केमिकल्स की जो कि हमारा हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है। एंड्रोजन्स होते हैं जो हार्मोन्स हमारा लेडिक सेल्स रिलीज करता है। तो ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं जो कि एसेसरी डक्ट्स और मेल ग्लैंड्स को फंक्शनली एक्टिव रखते हैं और मेंटेनेंस का इफेक्ट करते हैं उनका। सो ये थे हमारे 2 इम्पॉर्टेंट, बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला था गैनटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो कि हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। सो इसका फंक्शन होता है कि ये 2 इम्पॉर्टेंट गैनटोट्रोपिन हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है जब इसका हाई इंक्रीजिंग लेवल हो जाता है ऑर्गेनिज्म में। सो 2 गैनटोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो लेडिक सेल्स पे बेसिकली एक्ट करता है और इफेक्ट करता है सिक्रीशन और फॉर्मेशन किसकी, एंड्रोजन्स की, ठीक है। और वहीं जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एस्टेरॉयल सेल्स पे, जो कि बेसिकली इफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स या फिर आप केमिकल्स कह सकते हैं जो कि हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड वन फैक्ट पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जो एंड्रोजन्स हमारे लेडिक सेल्स रिलीज़ करती हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स थे, यानी ये टेस्टिस से रिलीज होते हैं बेसिकली, और उनका फंक्शंस होता है कि जो भी एसेसरी डक्ट्स एंड मेल ग्लैंड्स होती हैं प्रेजेंट मेल बॉडी में, सो उनकी मेंटेनेंस का फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। So now guys, we are going to talk about the structure of sperm. हमने अभी स्पर्म फॉर्मेशन की बात कर ली है। So now we will talk about structure of sperm. Okay. So basically, if we take a look on the structure of a sperm, so we will see that it is just like the tadpole. टैडपोल की तरीके होता है, यानी कि ये एक फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसका एक हेड होता है, फिर नेक प्रेजेंट होता है, फिर एक मिडिल पीस होता है एंड देन एट लास्ट टेल प्रेजेंट होती है। सो अब थोड़ा सा हम डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्पर्म का। बेसिकली ये पूछा भी जा सकता है, एंड अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स, सो यू फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस along with the diagram. So guys, you have to define the spermatogenesis, what are the stages, फिर structure of sperm also, because spermatogenesis means ही होता है कि sperm का formation या फिर generate करना। So basically 5 marks के क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ spermatogenesis की definition और उसमें क्या क्या phases होते हैं सिर्फ ये बताओगे तो you will not get the good marks, you will not get the full 5 marks out of the 5 given in the maximum marks. Okay, so let's take a look on the structure of sperm. Basically I have told you already कि sperm जो होता है वो tadpole shape का होता है। So उसमें एक head present होता है, the neck होता है, and फिर third part इसका होता है middle piece, and the last होता है tail. Okay, और ये काफ़ी छोटा होता है, लगभग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के इसको देखना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। सो यू कैन नाउ मेक अ गेस
कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक है तो एक्चुअल में उसकी साइज क्या होगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट विच इज द हेड ऑफ स्पर्म। सो बेसिकली ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है एंड ओवल शेप का होता है, ओवल शेप एंड फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस से बना होता है और इसके अंदर एक स्मॉल एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है। तो जो एक्रोसोम है वो न्यूक्लियस की टिप पे लाई करता है और ये बेसिकली एक्रोसोम फॉर्म होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस से, ठीक है। और इस एक्रोसोम में हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा क्या करते हैं फंक्शन में कि ये एक कांटेक्ट बनाते हैं एग से और उसको पेनिट्रेट करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम, ठीक है। तो ये हमारा हेड की बात थी। नाउ अगर हम नेक का डिस्कस करें पार्ट, तो इसमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली ये बहुत ही शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स 2 होते हैं नंबर में, तो एक दूसरे के राइट एंगल्स पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो हमारा फर्स्ट क्लीवेज प्रोवाइड करता है जाइगोट में एंड जो डिस्टियल सेंट्रियोल होता है वो एक्सियल फिलामेंट में डेवलपमेंट करता है स्पर्म में, ठीक है। तो 2 कौन कौन से सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं नेक में, पहला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड दूसरा डिस्टियल सेंट्रियोल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। सो बेसिकली मिडिल पीस जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है एंड इसको जनरली हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, बिकॉज इसमें बहुत लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं या फिर प्रोड्यूस करती हैं एनर्जी एटीपी फॉर्म में, जिससे कि हमारा टेल का मूवमेंट होता है और यही टेल का मूवमेंट हमारा स्पर्म की मोर्टेलिटी में हेल्प करता है। अब टेल जो है ये बहुत ही लॉन्ग होती है, जैसे यू हैव ऑल आई थिंक यू गाइज हैव सीन लिजर्ड एट योर होम्स, नॉट एट योर होम, समवेयर you must have seen. So likewise as the lizard have its tail, जैसे lizard में tail होती है, सेम वाइज इनकी भी बहुत लॉन्ग पतली सी tail होती है और जनरली साइटोप्लाज्म से फिल होती है। अब एक बहुत ही फाइन थ्रेड जिसको हम एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं वो पोस्टीरियर सेंट्रियोल से अराइज करता है, मतलब मिडिल पीस से पोस्टीरियर सेंट्रियोल से अराइज करता है और टेल तक पहुंचता है, ठीक है। बेसिकली जो टेल का फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो हमारे स्पर्म को मोर्टेलिटी में हेल्प करता है, यानी कि मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प करता है। और अगर देखते हैं कि अगर कोई भी स्पर्म हमारा किसी ओवा के साथ कांटेक्ट नहीं होता है कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो उसकी जितनी भी एनर्जी हो जाती रहती है वो सारी ख़त्म हो जाती है एंड इट गेट्स ओवरवेल्म्ड और यू कैन से इट डाइज। सो ये थी हमारी टेल। जनरली अगर हम देखें तो जो एक नॉर्मल हेल्दी मेल होता है उसमें अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एक बार में प्रोड्यूस होते हैं और नॉर्मल फर्टिलिटी के देखें तो 60% जो होते हैं उनमें नॉर्मल शेप एंड साइज होता है और 40% जो बचे हुए स्पर्म्स होते हैं वो या तो स्ट्रक्चर में डैमेज्ड होते हैं या फिर उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है, यानी कि वो बहुत धीरे धीरे मोबाइल करते हैं। सो ये 4 पार्ट्स थे हमारे किसी भी स्पर्म के। सो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले हमने गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन डिस्कस की, देन वी टेक अप 2 टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सो अभी तक हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का डिस्कस किया है एंड देन वी हैव टेकन अप द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी कि जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमने उसका स्ट्रक्चर देखा है। एंड बेसिकली गाइज आई विल बी मेकिंग वन डायग्राम वीडियो जिसमें मैं आपको सारे पार्ट बहुत ही क्लियरली शो करूँगी। सो डोंट गेट वरीड दैट यू विल मिस समथिंग। आई विल नॉट लेट यू मिस एनी ऑफ द सिंगल टॉपिक्स फ्रॉम NCERT। ओके,
तो अब हमने पहला हमारा जो 2 टाइप्स के गैमेटोजेनेसिस थी उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कवर कर लिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट oogenesis इन फीमेल्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल मैच्योर एग, दैट इज गैमीट विच इज नोन एज ओवम. सो बेसिकली जो भी हमारा फीमेल होती है उसमें हमारा जो एग प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है ओवरीज में, बिकॉज ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. नाउ गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर इज कि मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था कि मेल्स में हमारा जो स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा प्यूबर्टी के टाइम, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम किसी भी मेल में हमारा स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. बट जो फीमेल होती है वो जब एम्ब्रायो के फॉर्म में होती है, यानी कि जब इवन उसका जब बर्थ नहीं हुआ रहता है, वो अपनी मदर के वोम में रहती है, तभी से उसमें एग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. यानी कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही किसी भी फीमेल में एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एंड जनरली इट इज़ कम्प्लीटेड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. सो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस करनी होगी. ठीक है, क्या नोटिस करने वाली चीज़ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो भी स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में होता है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम, यानी कि लगभग ऑल अराउंड द एज ऑफ 10 to 12 के बीच स्टार्ट होता है. वहीं फीमेल्स में एग का फॉर्मेशन हमारा एम्ब्रायनिक स्टेज में याद हो जाता है, यानी कि हमारा जो फीमेल एम्ब्रायो जब अपनी मदर के वोम में ही रहती है, डेवलप करते रहता है, एक अडल्ट यू कैन से एक चाइल्ड में डेवलपमेंट होता रहता है उसका, तभी से उसमें एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, नाउ अब हम कुछ फेजेस देखेंगे जैसे कि हमने फेजेस देखी थी स्पर्मेटोजेनेसिस में. ओके, तो पहला फेज यही है कि मल्टीप्लिकेशन फेज. ठीक है, सो जो भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जर्मीनियल एपिथेलियम में वो माइटोटिक डिवीजन को थ्रू पास होती हैं, जिसमें वो डेवलपमेंट करती हैं एक अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल का, जिसको हम लोग कहते हैं ओगोनिया या फिर एग मदर सेल. ओके, जो कि हमारा दोनों फोटल ओवरीज में प्रेजेंट होती है. फिर जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करना शुरू करती हैं और फर्स्ट फेज में एंटर करती हैं मियोटिक डिवीजन के और अरेस्टेड हो जाती हैं टेम्परली इस केस में. अरेस्टेड का मतलब है कि इसके बाद ये कोई भी फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, ये नम हो जाती है. ठीक है, और इसी फेज को हम कहते हैं या फिर इसी सेल्स को बेसिकली हम कहते हैं प्राइमरी oocytes. ठीक है, एक बार हम फिर से मल्टीप्लिकेशन फेज समझते हैं. जैसे मैंने बताया कि जो जर्मीनियल एपिथेलियम की सेल्स होती हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है. फिर जो भी नई जर्म सेल्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम एग मदर सेल्स या फिर ओगोनिया कहते हैं. ठीक है, जो कि हमारा दोनों ओवरीज में प्रेजेंट होती है. फिर जो न्यू सेल्स हमारी मदर सेल्स बनी थी उनमें डिवीजन स्टार्ट होता है और ये डिवीजन होता है मियोसिस डिवीजन. सो मियोसिस में फिर ये एंटर करती है प्रोफेज 1 में और फिर अरेस्टेड कंडीशन में चली जाती है. बेसिकली जो भी हमारा मियोसिस प्रोफेज 1 में सेल फॉर्म होंगी उनको हम कहते हैं प्राइमरी oocytes. ओके, नाउ सेकेंड फेज है हमारा ग्रोथ फेज. सो बेसिकली ग्रोथ फेज की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी oocytes होती हैं देन उनके अराउंड एक सिंगल सेल बनने लगती है. ग्रेनुलोसा की टाइप सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी फोलिकल. अराउंड 2 मिलियन प्राइमरी फोलिकल्स एग्जिट करती हैं फीमेल्स में बिफोर बर्थ, यानी कि एम्ब्रायनिक स्टेज में 2 मिलियन के अराउंड. ये एक नॉर्मल एवरेज रेट है कि 2 मिलियन फॉलिकल्स होती हैं प्रेजेंट मेल में. और बहुत सारी जो फॉलिकल्स होती हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के टाइम पीरियड तक. और प्यूबर्टी के टाइम तक अराउंड 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉसिल्स बची हुई होती हैं ओवरीज में. तो जो प्राइमरी फॉसिल्स होती हैं वो एक और लेयर से सराउंड होती हैं ग्रेनुलोसा सेल से, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉसिल्स. ओके, now third phase we are going to talk about is maturation phase.
तो इस फेज में जो भी सेकेंडरी फॉलिकल्स हमारी बनी हुई थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं टर्शियरी फॉलिकल्स में, और इनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं फ्लूइड कैविटी से, जिसको हम कहते हैं एंटीरियम। ओके, सो जो भी ट्रैका लेयर जो बनी होती है ओरिजिनेट होती है इनर ट्रैका एंटेरा से और आउटर ट्रैका एंटेरा से। सो प्राइमरी ओसाइट्स में जो टर्शियरी फॉलिकल्स होती हैं वो साइज में ग्रो होने लगती हैं। जब वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाती हैं तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शुरू होता है, जिससे कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं, जिनमें कि लार्जर हैप्लॉइड सेल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट यानी कि ओवम, और जो छोटा वाला हमारा प्रेजेंट होता है सेल उसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सेकेंडरी ओसाइट बल्क में ही प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि हमारा साइटोप्लाज्म में बहुत ही लार्ज मात्रा में या फिर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर जो हमारा टर्शियरी फॉलिकल्स होता है उसमें फिर चेंजेस आते हैं और वो मैच्योर या फिर गैरफिन फॉलिकल बनाता है। देन सेकेंडरी ओसाइट्स में हमारे एक नई मेम्ब्रेन बनने लगती है जिसको हम कहते हैं जोना प्यूलिडिया। एक अराउंड उसके जीवना प्यूलिडिया नाम की एक साइट्स बनने लगती हैं, जिसमें कि हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और मेटाफेज सेकेंड तक जाता है, जब तक कि सेल उसके अंदर सेल यानी कि फीमेल सेल के अंदर हमारा मेल सेल यानी कि जर्म सेल सो स्पर्म एंटर नहीं करता है। एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन फेज। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी मैचुरेशन फेज। सो इस फेज में जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होती हैं वो टर्शियरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट है कि इनकी जो कैरेक्टराइज्ड होते हैं ये कैरेक्टराइज्ड होती है फ्लूइड कैविटी से, जिसको हम कहते हैं एंट्रम। फिर जो एंट्रम होता है वो 2 लेयर में हमारा डिस्टिंग्विश होता है, पहला इनर ट्रैका एंड आउटर ट्रैका एक्सटर्ना। ओके, प्राइमरी ओसाइट्स जो हमारे बने हुए थे मल्टीप्लिकेशन फेज में, उसमें हमारा टर्शियरी फॉलिकल साइज में ग्रो करते रहता है, और जब ये पूरा तरीके से मैच्योर हो जाता है तो इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का होता है, जिससे कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं। तो जो हैप्लॉइड लार्जर सेल होगी उसको हम सेकेंडरी ओसाइट्स बोलते हैं, और जो छोटी वाली सेल होगी उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। सो फर्स्ट पोलर बॉडी और 2 हमारी सेल्स जो बनेंगी और सेकेंड सेल्स होगी सेकेंडरी ओसाइट। फिर टर्शियरी फॉलिकल में भी डिवीजन स्टार्ट होता है और वो मैच्योर करने लगती है, जिससे कि हमारा एक मैच्योर फॉलिकल या फिर गैरफिन फॉलिकल बनता है। अब जो सेकेंडरी ओसाइट्स हमारी बनी थी टर्शियरी ओसाइट के डिवीजन के बाद, तो उसमें एक न्यू मेम्ब्रेन उसको कवर करने लगती है, जिसको हम कहते हैं जूना पेल्यूडिसिया, और इसमें स्टार्ट होता है सेकेंड मीटियोटिक डिवीजन, जो कि हमारा मेटाफेज सेकेंड तक बेसिकली जाता है, जब तक कि उसमें स्पर्म एंटर नहीं करता है। And this phase is known as this process is basically known as evolution period in females. Okay? So हमने 3 फेज देखी हैं फीमेल्स में, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। Now we will talk about the structure of ovum, very important phase. So structure of ovum बहुत ही सिंपल है कि ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, एंड बेसिकली इट इज़ नॉन मोटाइल, क्योंकि इसको मूव करने के लिए इसके पास कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे से मूव कर सके। सो ह्यूमंस में जो एग होता है वो योक फ्री होता है, एंड जिसको हम कहते हैं एलेथियल एंड इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ओप्लाज्म, एंड इट हैज़ लार्ज न्यूक्लियस। उसमें एक बहुत ही लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं, यानी कि ये सेंटर में लोकेटेड होता है। सो इट वॉज स्ट्रक्चर ऑफ ओवम गाइज। बहुत ही सिंपल है कि एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और इसमें योक नहीं प्रेजेंट होता है।
तो हम इसको कहते हैं एले, ठीक है। एंड इसमें जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ओ प्लाज्मा, जिसमें सेंटर में एक बहुत ही बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं जर्मिनल वेसिकल। सो बेसिकली गाइस ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एंड वन पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस इज कि जो भी ओवम होगा वो नॉन मोटाइल होगा, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई हमारा मेल स्पर्म सेल मूव करके फीमेल स्पर्म सेल तक आता है, सॉरी फीमेल एग सेल तक आता है, एंड दे गेट फर्टिलाइज्ड। ओके, सो गाइज इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and do like, share and subscribe to my channel for more such videos, and also check out the previous 2 videos for better understanding. Okay, thank you guys, and stay at home, stay